फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में गुप्ता साम्राज्य के कुछ शासकों के बारे में जाना था। एक बार रिकॉल करते हैं, उसके बाद हम गुप्ता प्रशासन पढ़ते हैं, जो आज का टॉपिक है। ये देखिए फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से श्री गुप्ता साम्राज्य के पहले शासक थे, या उनको फाउंडर भी मान सकते हैं, और उन्होंने महाराज की उपाधि धारण कर रखी थी। इसके बाद घटोत्कच, चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त आया था। चंद्रगुप्त वन सबसे इफेक्टिव राजा था पहला, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी थी। गुप्ता साम्राज्य की शुरुआत से हमने देखा था किस तरह से एनसीईआरटी में एक स्टोरी से शुरुआत होती है। बच्चे को स्कूल फंक्शन में एक राजा बनाना होता है, तो वो किस तरह से सोचता है सपनों में, लेकिन अगले दिन उसके साथ अलग होता है। उसे एक ऐसा राजा बनाया जाता है जिसे कवि बनना था और समुद्र के किनारे बैठ के हरियाली करना था। तो उसने टीचर से पूछा था, उसने बताया था कि ऐसा एक राजा था, वो था समुद्रगुप्त। और उसके बाद जब बच्चा रूठ गया तो टीचर ने उसे समझाया कि ये समुद्रगुप्त का एक पार्ट है। दूसरा पार्ट ये भी है कि वो 8 किंग ऑफ आर्यवर्त, नॉर्थ की साइड 8 किंग को जीता था और साउथ की साइड दक्षिण पंथ पर 12 किंग को जीता था। और उसको बच्चे को घर तक छोड़ने के लिए घोड़े का सहारा लिया था, यानी अश्वमेध करता यज्ञ समुद्रगुप्त ने ही कराया था। इतनी जानकारी हमें उस छोटी सी स्टोरी से मिल जाती है। कविराज की उपाधि भी समुद्रगुप्त है, और उस बच्चे का मतलब फंक्शन में जो सपना देखा था उसने, वो टूट गया, तो उसका काम 35 हो गया। इससे हमने याद किया था कि कहीं ना कहीं 335 एडी से समुद्रगुप्त का शासनकाल शुरू होता है। उसके बाद चंद्रगुप्त टू आया था, जिसने अपनी एक कैपिटल उज्जैन भी बनाई थी, और कालिदास इनके शासन में पोएट थे। चंद्रगुप्त टू ही वो किंग थे जिन्होंने अपने 9 रत्न अपने उसमें रख रखे थे शासन में, जिसमें कालिदास एक थे। कालिदास की डोमिनेंट इतनी थी कि बाकी के 8 दब गए। इसलिए हम जब मुगल साम्राज्य के अकबर के 9 रत्न के बारे में पढ़ते हैं तो 9 के 9 रत्नों को बराबर पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हम चंद्रगुप्त टू यानी विक्रमादित्य के टाइम पे जो 9 रत्न थे उनमें से हम कालिदास को ही पढ़ते हैं। ऐसा उन्होंने क्या काम किया वो अगले इस वीडियो में देखेंगे जब गुप्ता प्रशासन कवर कर रहे हैं। अच्छा, एक बात याद रखिए कि चंद्रगुप्त टू जब बीच में ध्यान दे रहे थे तो उनका बेटा कुमारगुप्त नीचे शादी कर लेता है, उनकी बेटी भी कहीं ना कहीं वाकाटक वंश की तरफ भाग जाती है। इनडायरेक्टली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि शादी कर लेती है वाकाटक वंश में। तो चंद्रगुप्त टू को कहीं ना कहीं शक तो था कि प्रभावती गुप्ता जाके भाग के शादी करेगी, लेकिन वो नजरअंदाज कर गए। हर बात का मतलब है ध्यान से सुनना। चंद्रगुप्त टू को शक तो था, ठीक है। इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रही है लाइन कि चंद्रगुप्त टू ने शकों के हमलों से जीता था अपने आप को। चंद्रगुप्त टू ने जिताया था गुप्त साम्राज्य को। तो उसी ड्यूरेशन के बाद उन्होंने सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्के जारी किए थे, ठीक है। लेकिन कुछ भी हो, बेटी तो फैक्स हो गई ना, मतलब बेटी तो नीचे की साइड चली गई ना। तो इससे हमें ये याद रहता है कि इनके शासनकाल में फाइयान आया था। फाइयान की स्पेलिंग FAXIAN लिखी गई है इंग्लिश में। तो इसलिए बेटी तो फैक्स हो गई कब? चंद्रगुप्त टू के टाइम पे। तो इससे याद आ जाएगा कि चंद्रगुप्त टू यानी विक्रमादित्य के टाइम पर फाइयान आया था, जो विदेशी यात्री था। अच्छा, चंद्रगुप्त टू की जो टाइटल है वो थी विक्रमादित्य। क्वेश्चन इससे ये बनता है कि ऐसा एक और किंग बताओ जिसकी टाइटल विक्रमादित्य थी, तो वो था लास्ट वाला स्कंदगुप्त। स्टैंड, ध्यान है ना आपको वीडियो में, स्टैंड कांड से याद आता है कि इसने हुड़ों के अटैक का जवाब दिया था। और कुमारगुप्त था जिसका ना कोई नाम था, दोनों सरनेम है, कुमार भी और गुप्त भी, और उसके पास ना ही जमीन बची थी, नो लैंड, यानी नो नेम नो लैंड। तो उसने नालंदा यूनिवर्सिटी बताई थी। ये छोटी छोटी ट्रिक हमने पिछले वीडियो में देखी थी। आज हम मौर्य प्रशासन करते हैं। वैसे ही 4 मिनट हो चुके हैं, सॉरी गुप्त प्रशासन करते हैं। मौर्य तो कर ही लिया। सबसे पहली बात है गुप्त प्रशासन की जानकारी कहाँ से मिलती है। फ्रेंड्स, आपको ये पता है कि गुप्ता साम्राज्य की जानकारी आखिर कहाँ से मिलती है? जो समुद्रगुप्त के यहाँ हरिसेन कोटियर था, जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी इलाहाबाद पिलर के ऊपर, उससे सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है। उसके बाद नवरत्न में से एक कालिदास है, उसके जो राइटिंग्स हैं उससे बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। और इनकी जो कॉइन्स हैं गुप्ता साम्राज्य की, उससे जानकारी मिलती है। और एरर अवेलेबल, एक बार लिख देता हूँ, एक बार इन चारों की आप इमेज देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। इलाहाबाद पिलर के बारे में आपको पता है कि मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक ने इलाहाबाद पिलर एक्चुअली कौशाम्बी में बनवाया था, एक पिलर जिसको अकबर इलाहाबाद के फोर्ट में जाके लगवाता है। उसी में जब ये कौशाम्बी में था तभी प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी इसमें हरिसेन ने। इसमें मैं सारे राजाओं का वर्णन किया था हरिसेन ने। तो हरि बोलना था कविराज को, तो समुद्रगुप्त के शासनकाल में ये हरिसेठ था, ठीक है। गोल्ड कॉइन जारी की थी, तो गोल्ड कॉइन काफ़ी महंगी है, तो इसमें राजाओं की जानकारी लिखी हुई थी। इससे हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली। देखिए दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन मिलने का स्रोत है ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी मनगढ़ंत कहानी बना देता है तो वो हिस्ट्री नहीं बन पाता। हिस्ट्री वही चीज़ बन पाती है जिसका एक स्रोत हो, चाहे वो अभिलेख हो, शिलालेख हो, या ऐसी राइटिंग्स हो, ठीक है। अब बात करते हैं प्रशासन की। सबसे पहले था राजा। अच्छा, इन राजाओं की खासियत थी, ये लोग अपने आप को दयनीय अधिकार मानते थे, मतलब इनको भगवान ने राजा बना के भेजा है, ठीक है। उसके बाद आता था देश, उसके बाद आता था भुक्ति। देश, भुक्ति, विषय, ग्राम। याद करना आसान है, देश, भक्ति, विषय, ग्राम। लास्ट में ग्राम आएगा, शुरू में देश भक्ति है, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर क्लियर करिए, देश को ही राष्ट्र बोलते थे, वो तो आज भी बोलते हैं, ठीक है, ये याद रहेगा। उसके बाद इसी को राज्य भी बोलते हैं। देश को ही राज्य बोलते थे, आज राज्य अलग है, पहले देश को ही राज्य बोलते थे। इसी को पृथ्वी बोल देते थे, ठीक है। और राजाओं में देवीय शक्ति हैं, बोलते थे कि ऊपर वाले ने राजा बनाकर ही भेजा है राजा को, चाहे वो समुद्रगुप्त हो, चंद्रगुप्त वन हो, चंद्रगुप्त टू हो, ऐसा माना जाता था। तो पहली जो सबसे ऊपर संस्था थी वो थी देश। उसके बाद देश, भक्ति, विषय, ग्राम। ये आपको ऑर्डर से याद है, लेकिन इनको ही क्या क्या बोलते हैं आप एक बार देख लीजिए। अच्छा, इन्होंने देश को 26 प्रोविंसेस में बांट रखा था, प्रांतों में। 26 प्रांतों में बांट रखा था। उनमें से 3 स्टाइल के प्रांत होते थे। जैसे अभी आप देखें तो 2-3 स्टाइल के हैं, एक साउथ इंडिया, एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया, एक नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, ऐसे 3-4 भागों में बांट सकते हैं अपने प्रांतों को या राज्यों को। पहले 3 स्टाइल में बांटे थे, एक थे भुक्ति, और दूसरे थे प्रदेश, और तीसरे थे भोग। लेकिन हम इन्हीं को
3 डिफरेंट नाम से जान सकते हैं, ऐसे याद करते हैं। जैसे देश को राष्ट्र, राज्य या पृथ्वी बोलते थे, उसी तरह बोलते हैं भुक्ति को ही प्रदेश या भाग बोलते थे, क्योंकि एक एक कॉलम है, ठीक है। उसके बाद विषय और अच्छा, इसको हैंडल करने वाले विषयपति थे और इसको हैंडल करने वाले ग्रामिक थे। सिंपली याद रहेगा, लास्ट वाला जी से आया तो फर्स्ट वाला भी जी से आएगा। इसको हैंडल करने वाले गोपनाथ थे और इसको हैंडल करने वाले थे उपरिक। ये याद करना है आपको बस, ठीक है। अब ये आपको पता है कि गुप्ता एम्पायर गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री है। गुप्ता एम्पायर गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो कुछ पॉइंट देखते हैं कि आखिर ये गोल्डन एरा है या नहीं है, अगर है तो क्यों है, और अगर हम नहीं मानते तो क्यों नहीं मानते। और बहुत सारे लोगों ने गोल्डन एरा माना है तो हम भी मानेंगे। पहला पॉइंट, वर्ण व्यवस्था देखते हैं। वर्ण यानी जाति व्यवस्था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये तो वर्षों से चली आ रही थी, लेकिन इस काल में जाति व्यवस्था और जटिल होती गई। मतलब आप कोई काम कर रहे हैं, उससे संबंधी कोई एक जाति दे दी आपको। ऐसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कोई अगर लेखन या पाठन से संबंधी कोई काम कर रहा है, लेख पाठ इससे संबंधी कोई काम कर रहा है, तो उसको बोलते हैं कायस्थ, उसको बोलते हैं कायस्थ। तो कायस्थ जाति तभी से आई है, ठीक है। अच्छा, एक तो काम के आधार पर बांटने लगे, और दूसरा जैसे मान लो किसी एक जाति के इंसान की शादी दूसरी जाति की वाइफ से हुई है, ठीक है। एक जाति के आदमी की शादी दूसरी जाति के वुमेन से हुई है, तो जो बच्चा पैदा होता था उसको थर्ड जाति, कोई तीसरी जाति दे देते थे, ठीक है। तो ये कैसा गोल्डन एरा है, सवाल खड़ा होता है वर्ण व्यवस्था देख के। अब आप वुमेन की व्यवस्था देखिए, महिलाओं की हालत क्या थी। महिलाओं की हालत इस कंडीशन, इस साम्राज्य में अच्छी नहीं थी। इसका प्रूफ है एरर अभिलेख, जो भानुगुप्त के टाइम का मिलता है। एरर अभिलेख में ये बताया गया है, पहला सती प्रथा का अभिलेखीय प्रमाण मिलता है गोल्डन एरा में। तो ये कैसा गोल्डन एरा है। हमेशा महिला को बोला जाता था 6-7 साल से अपने से बड़े आदमी से शादी करनी है। तो ये कैसा गोल्डन एरा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, हर चीज़ के यार पॉजिटिव पॉइंट भी होंगे, नेगेटिव पॉइंट भी होंगे। तो गोल्डन एरा ये इसलिए डिसाइड हुआ, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो आपको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि इसमें कुछ खामियां भी हैं। गोल्डन एरा डिसाइड करते टाइम हिस्ट्रियंस को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ा था। तो पॉजिटिव पॉइंट्स देख लेते हैं, जिसकी वजह से गोल्डन एरा ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री बना। इनकी जो कला थी उसने ये गोल्डन एरा बना दिया इसको, जिसमें आती है चित्रकला, साहित्य कला और स्थापत्य कला। इन तीनों के बारे में भी लास्ट में देखते हैं। उससे पहले देखते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। आखिरकार अर्थव्यवस्था कैसी थी। खेती प्रधान अर्थव्यवस्था थी, सबसे ज़्यादा टैक्स खेती से आता था। 1/4 से 1/6 टैक्स लगता था। 1/4 से 1/6 पार्ट देना पड़ता था सर इसको, राजाओं को। ये सिमिलर मौर्य साम्राज्य में भी यही था। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में भी श्रेणी व्यवस्था थी, और बिजनेस हेड उज्जैन था कहीं ना कहीं। उज्जैन एक व्यापारिक केंद्र बन गया था। विक्रमादित्य 2 की सेकंड कैपिटल भी उज्जैन थी। और कॉइन सिस्टम के बारे में देखा तो सोने और चांदी के कॉइन है। सोना कॉइन तो हमें पता है गुप्ता साम्राज्य में सबसे ज़्यादा हुआ। चांदी, जब विक्रमादित्य को बेटी भागने का शक हुआ था, तो शक को हराने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त 2 ने यानी विक्रमादित्य ने चांदी के कॉइन जारी किए थे। ये दोनों कॉइन हमें पता है। धर्म की बात करते हैं, मूल वैष्णव धर्म को मानने वाले। इनका एक मंदिर है, वो क्लियरली बोलता है कि वैष्णव धर्म को ये मानते थे। लेकिन ऐसा नहीं है दूसरे धर्मों को दबा दिया हो। नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई बौद्ध धर्म से रिलेटेड। जैनिज्म में भी सबको आज़ादी थी अपने धर्म को मानने की, ओके। अच्छा, इनके काल में मंदिर का निर्माण होने लगा। पहले मूर्तियों का निर्माण होता था, लेकिन इनके काल से मंदिरों का निर्माण होने लगा, और बेहतरीन मंदिर बने इस टाइम से, ओके। उसके बाद आते हैं अपने मेन, जिसकी वजह से गोल्डन एरा कहलाता है। सबसे पहले आते हैं चित्रकला पर, स्थापत्य कला पर। दोस्तों, हम शुरू से देखते आ रहे हैं गुप्ता साम्राज्य वैष्णव धर्म के मानने वाले थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। और इसका प्रूफ एक है, ये दशावतार मंदिर जो ललितपुर देवगढ़ में है, यूपी में। दशावतार मंदिर, इसकी आप इमेज देखिए। वैष्णव धर्म को ये इतना मानते थे कि उन्होंने अपना राज चिन्ह गरुड़ वाहन बना रखा था, जो वैष्णव धर्म का था, ओके। फिर स्थापत्य कला में बात कर रहे हैं तो अजंता केव्स, एलोरा केव्स एंड एलिफेंटा केव्स, इनमें इन्होंने काफ़ी आर्किटेक्चर बनाए। अजंता और एलोरा केव्स 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और दोनों औरंगाबाद में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और एलिफेंटा केव्स मुंबई में है, जो 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी। और 1983 में हमें एमपी में याद आता है सबसे पहला, यानी कि खजुराहो के टेम्पल्स भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बने थे, ठीक है। एक महाबोधि टेम्पल्स है, ये आप सारी इमेज देख लीजिए। अजंता केव्स, एलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, अजंता और एलोरा औरंगाबाद में है। इसके बाद 3 शैली का विकास हुआ था, नागर शैली नॉर्थ में और द्रविड़ शैली साउथ में, और बाकी जगह वेसारा शैली ये इंडिपेंडेंट थी। इनकी आप इमेज देख लीजिए, क्या डिफरेंस है। आप अगर नॉर्थ और साउथ को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये मंदिर में डिफरेंस दिख जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा खेती से होता था, एग्रीकल्चर से। तो यहाँ पे 5 टाइप की भूमि थी, मैं लिख देता हूँ कौन कौन सी 5 टाइप की। ये 5 टाइप की भूमि थी, क्षेत्र, खील, अपरहत, वस्ती और गोचर भूमि। अब ये पूछते हैं कि ये खेती किससे रिलेटेड थी, कौन सी खेती थी ये। तो देखिए, क्षेत्र को पहले खेत को क्षेत्र बोलते थे, और खेत में क्या होती है, खेती। तो ये है कल्टीवेबल लैंड, जहाँ पर खेती होती है, कल्टीवेबल लैंड, ठीक है। फिर आता है खील, ये है वेस्ट भूमि, खराब, इसमें मार करना, इसकी ट्रिक नहीं बन रही है। एक है अपहरण। अपहरण जब हम अपहरण करते हैं, मतलब हम नहीं, कोई अगर अपहरण करता है तो बच्चे को कहाँ रखता है, जंगल में, तो जंगल भूमि को अपहरण बोलते थे। वस्ती हैबिटेबल लैंड है, आज भी हम बस्ती में रहते हैं, पहले भी रहते थे, वस्ती भूमि। गोचर भूमि, जहाँ पर गौ चरती हैं, ठीक है, इसका मतलब चारागाह, मैंने लिख रखा है पहले से ही,
चारागाह भूमि, ये मैंने भूमि अलग लिख रखी थी जिससे आपको एकदम से बता दें। कालिदास की रचनाएं हैं टोटल, ये भूमि क्लियर है ना, 5 टाइप की थी, क्षेत्र, खील, अपहरण, बस्ती और गोचर भूमि। ट्रिक भी देख ली बस, खील भूमि वेस्टलैंड है, इसकी ट्रिक नहीं देखी है, याद कर लेना। कालिदास की रचनाएं देखते हैं। कालिदास की 7 रचनाएं हैं। लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है जब ऑब्जेक्टिव आता है तो कौन सी रचना है कौन सी नहीं है। देखो कालिदास की 7 रचनाएं हैं सिंपली। 2 पोयम है छोटी यानी 2 माइनर पोयम है, 2 मेजर पोयम है और 3 है प्ले यानी कि नाटक। उसमें से जो अभिज्ञान शकुंतलम है वो सबको पता है, अभिज्ञान शकुंतलम। और दूसरा मालविका अग्निमित्रम, ये भी सबको पता है, ये अग्निमित्र वही है पुष्यमित्र शुंग वाले। तीसरा कालिदास किसके शासन में थे, चंद्रगुप्त II के, उनका नाम क्या था, निकनेम या टाइटल, विक्रमादित्य। तो एक है विक्रम उर्वशीयम, ठीक है। तो ये तीनों प्ले ऐसे ही याद हो जाते हैं, कोई ट्रिक नहीं लगानी पड़ती। फिर 2 माइनर पोयम है और 2 मेजर पोयम है। सबसे पहले मेजर पोयम लिखने के लिए पहले प्रैक्टिस की होगी, छोटे से माइनर पोयम से प्रैक्टिस की थी। वर्षा ऋतु में आसमान को देख के सोच रहे थे कौन सी पोयम लिखें, ठीक है। तो मेघ ऋतु में आसमान को देख के सोच रहे थे कौन सी पोयम लिखें, ठीक है, ये ट्रिक। तो एक हो गई मेघदूतम और ऋतु संहार, यही सबसे पहली पोयम थी एक्चुअली। तो आसमान में सोच के ये दोनों पोयम उन्होंने सोच ली। अब बड़ी पोयम लिखनी है, बड़ी पोयम लिखना तभी संभव हो पाया जब ये छोटी पोयम उन्होंने आसमान में मेघ ऋतु में सोच ली देख के। तो इसमें है एक कुमार संभव और एक है रघुवंश। अब रघुवंश की ट्रिक नहीं है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 7 रचनाएं हैं, 3 तो हमें याद ही हो जाती हैं, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, ये अग्निमित्र वही है पुष्यमित्र शुंग के बेटे, और विक्रम उर्वशीयम, विक्रम इसलिए क्योंकि विक्रमादित्य के शासनकाल में कालिदास थी। अब उसमें से 2 मेजर पोयम है, 2 माइनर पोयम है। मेजर पोयम लिखने के लिए माइनर पोयम को पहले लिखा होगा, तो मेघ को देखते हुए मेघ ऋतु में ये लिखा था, ठीक है, कहीं ना कहीं याद रहेगा। मेघदूतम और ऋतु संहार, ये पहली पोयम है ऋतु संहार। मेजर पोयम लिखना संभव हो पाया, कुमार संभव, और एक है रघुवंश, याद हो ही गया होगा। अच्छा, इनके 9 रत्न थे विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त II के, उनमें थे वाराहमी, धन्वंतरी और ब्रह्मागुप्त। धन्वंतरी आयुर्वेद आचार्य थे। विष्णु शर्मा थे जिन्होंने पंचतंत्र ग्रंथ लिखा है संस्कृत में। संसार का ये सबसे प्रचलित ग्रंथ है आफ्टर बाइबल, यानी बाइबल के बाद, ठीक है, संस्कृत में लिखा है। अब संसार का सबसे प्रचलित ग्रंथ विष्णु शर्मा जी ने लिखा है। वैसे भी ये वैष्णव धर्म को फॉलो करते थे, गुप्ता पीरियड वाले, तो उससे एक चीज और याद हो सकती है। आर्यभट्ट इनके शासन में थे, जीरो का आविष्कार किया था माना जाता है। इन्होंने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांतम लिखा, कहीं ना कहीं इन्होंने बताया था कि सूर्य के चारों तरफ धरती चक्कर लगाती है, ये सूर्य सिद्धांतम पे बनाया था। गुप्ता की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो थी प्राकृत। और इसमें क्या ही जानना है, आप एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना, क्लियर हो जाएगा, बाकी सब हो ही गया। थैंक यू।